हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पटवार के अंदर से और पटवार में देख रहे थे इंडिया जी के। कल अपनी क्लास हुई थी किसके बारे में, ज्योग्राफी की क्लास हुई थी। एक क्लास थोड़ा सा मेरे को एक बताना कि किस प्रकार से क्लास थी, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर कोई चेंज करना पड़ा तो उसमें अपन चेंज कर सकते हैं साथियों। जो अपनी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री के बारे में, उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर से। तो अपन बात कर रहे थे मेडिवल इंडिया के बारे में, मेडिवल इतिहास के बारे में देख रहे थे साथियों, जिसके अंदर से लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था बहमनी राज्य के बारे में। बहमनी राज्य के बारे में बात करें ना साथियों, उसके बाद में अपन बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भक्ति आंदोलन। तो जब भक्ति आंदोलन की चर्चा होती है ना, तो दक्षिण भारत में भक्ति का जो प्रसार है वो अलवार और नयानार संतों ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? अलवार याद रखना, और दूसरा जाता है नए नार आ जाता है साथियों। इन दो संतों के द्वारा यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रचार किया जाता है दक्षिण भारत के अंदर से। दूसरा बात करें, देखो अलवार संत हैं, ये क्या थे? ये विष्णु को मानते थे। और नयनार संत है ना साथियों, ये किसको मानते थे? शिव को मानते थे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि अलवार संत है वो किसको मानते थे? विष्णु की मानते थे। और नयनार संत हैं वो शिव की मान्यता रखते थे। और बात करें महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। कौन सी थी? वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। वैष्णव भक्ति के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा जाता है? पहले का नाम जाता है वारकरी और दूसरे का नाम जाता है धारकरी। वारकरी क्या थे साथियों? ये कृष्ण के रूप में पूजा करते थे। दूसरा बात करें धारकरी, ये राम के रूप में पूजा किया करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखेंगे साथियों कि जो प्रमुख संत हैं और उनके मत या फिर सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले जो संत आते हैं, नाम आता है शंकराचार्य। शंकराचार्य का जो मत था या फिर सिद्धांत था वो आ जाता है अद्वैतवाद आ जाता है साथियों। दूसरा बात करते हैं रामानुजाचार्य है, जो विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते थे। ठीक है, तीसरा जाता है माधवाचार्य, जो द्वैतवाद को मानते थे। निम्बार्कचार्य है, तो ये क्या मानते थे साथियों? ये भी क्या माना जाता है? ये मानते थे द्वैतवाद को मानते थे। वल्लभाचार्य के बारे में बात करें ना साथियों, तो देखो निम्बार्कचार्य हो गया, वल्लभाचार्य के बारे में बात करें तो ये कहता है शुद्ध तो द्वैतवाद को मानते थे। तो इनके ये मत हैं, थोड़ा सा कभी कभार सवाल पूछ लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। अब इस सूफी आंदोलन के अंदर से सूफी के मत थे वो भी आपको दो प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। पहले का नाम आ जाता है बासरा और दूसरे का जाता है बेसरा। बासरा के बारे में बात करें तो ये इस्लामी कानून की पालना करते थे। ठीक है, और ये जो बेसरा हैं ये क्या करते थे? कानून को नहीं मानते थे। बेसरा के बारे में बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक का नाम आता है कलंदर और दूसरे का नाम आता है फिरदौसी। जो इस्लाम को या फिर इस्लाम की कानूनी पालना करने वाले थे वो क्या कहलाते थे? बासरा कहलाते थे, जिसमें से चिश्ती समुदाय होगा। दूसरा जाता है सुहावर्दी आ जाता है। तीसरा फिरदौसी आ जाता है। चौथा बात करें तो कादरी आ जाता है। और लास्ट बात करें तो साथियों क्या जाता है? नक्शबंदी आ जाता है। ये सारे के सारे क्या थे? इस्लामी कानून की पालना करते थे साथियों। आगे बात करते हैं प्रमुख सूफी सिलसिलों के बारे में। तो जब प्रमुख सूफी सिलसिलों की चर्चा होती है तो जो सूफी सिलसिला कौन सा है? चिश्ती है। इस चिश्ती के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती को माना जाता है। दूसरा जाता है सुहरावर्दी। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? शेख बाहुद्दीन जकारिया को माना जाता है साथियों। नेक्स्ट आ जाता है नक्शबंदी। नक्शबंदी में के अंदर से बात करें तो साथियों इसके जो संस्थापक माने जाते हैं या फिर स्थापनाकर्ता माने जाते हैं, ख्वाजा वाकी बिल्ला को माना जाता है। फिरदौसी के बारे में बात करें साथियों तो कौन आ जाते हैं? शेख जलालुद्दीन सुर्ख आ जाते हैं साथियों। और दूसरा आ जाता है सतारी। सतारी के जो संस्थापक माने जाते हैं अब्दुल्ला सतारी को माना जाता है। ये प्रमुख सूफी सिलसिले थे और इनके स्थापना करता थे साथियों। आगे बात करते हैं देखो मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले नाम किसका आता है? शिवाजी का आता है। शिवाजी का जो जन्म होता है वो 1627 के अंदर से होता है। कहाँ पर होता है? शिवनेर दुर्ग के अंदर से इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम बात करें तो जीजाबाई आपको देखने को मिलेगा। पिता के बारे में बात करें तो शाहजी भोसले आपको देखने को मिल जाते हैं। गुरु बात करें तो दादाजी कौन आते हैं? कोणा या फिर कोणदेव देखने को मिल जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु बात करें तो समर्थ रामदास यहाँ पर इनके आध्यात्मिक गुरु देखने को मिल जाते हैं। शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है वो 2 बार होता है, याद रखना। पहली बार होता है जून
1674 में, और ऑफिशियली बात करें तो सितंबर 1674 के अंदर से इनका राज्याभिषेक होता है साथियों। आगे बात करते हैं शिवाजी के पुत्रों के बारे में। तो शिवाजी के 2 पुत्र आपको देखने को मिलेंगे, संभाजी और राजा राम आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें तो साथियों 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करते हैं। कौन करते हैं? शिवाजी करते हैं। मेन चीज़ तो यही है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनकी जो मृत्यु होती है ये 12 अप्रैल 1680 के अंदर से इनका मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं तो शिवाजी के अधीन जो प्रशासनिक इकाइयां थी ना उनके बारे में। देखो कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयां होती थी और उनके अधिकारी क्या कहलाते थे, उनके बारे में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहली प्रशासनिक इकाई आ जाती है स्वराज्य। स्वराज्य का जो अधिकारी होता था वो छत्रपति कहलाता था। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा जाता है प्रशासनिक इकाई जिसका नाम आ जाता है महाल। इसका जो अधिकारी होता था वो होता था सर हवलदार आपको देखने को मिल जाता है। तरफ के बारे में बात करें तो तरफ का जो अधिकारी होता था वो हवलदार कहलाता था साथियों। मौजा प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करें तो इसका कौन आ जाता था? कारकुन अधिकारी देखने को मिल जाता था। ग्राम या फिर गांव का जाता है उसको क्या जाता है? पाटिल या फिर पटेल कहा जाता था इस अधिकारी को। और ये गांव वाला है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा साथियों। अब बात करते हैं जो शिवाजी और शिवाजी की मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद की जब चर्चा होती है तो सबसे पहले आपको पेशवा देखने को मिलेंगे। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। दूसरा बात करें एमाते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वित्त मंत्री हुआ करता था। मंत्री के बारे में बात करें जो दैनिक कार्रवाई देखता था। ठीक है, सचिव के बारे में बात करें तो कौन होता था साथियों? ये पत्राचार विभाग के बारे में इसका संबंध देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुमंत है, या फिर इसको बोल सकते हैं दबीर, जो क्या करता था? विदेश मंत्री के रूप में काम करता था। सेनापति बात करें तो सैन्य मंत्री होता था। दूसरा बात करें तो पंडित राव देखने को मिलेगा जो धर्माधिकारी के रूप में देखने को मिल जाता था। और लास्ट बात करें तो न्यायाधीश है जो न्याय प्रमुख हुआ करता था। ये सारे के सारे कौन थे साथियों? शिवाजी के मंत्री परिषद के अंदर से हुआ करते थे। इनसे सवाल पूछ सकता है। अब बात करते हैं जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। जब शिवाजी के उत्तराधिकारियों का जिक्र होता है साथियों तो सबसे पहला नाम कौन आ जाता है? वो नाम आता है संभाजी। संभाजी का शासनकाल कब से कब तक? 1680 से लेकर 1689 तक रहता है। दूसरा बात करें तो राजाराम, राजाराम का जो शासनकाल रहता है वो 1689 से लेकर 1700 तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ताराबाई। ताराबाई का जो शासनकाल रहता है 1700 से 1707 तक रहता है। साहू जी के बारे में बात करें तो साहू जी का जो शासनकाल रहता है वो 1707 से लेकर 1749 तक रहता है साथियों। और एक राजाराम सेकंड होते हैं जिनका शासनकाल 1749 से लेकर 1777 ईस्वी तक इनका शासन रहता है साथियों। अब बात करते हैं मराठा सरदारों के प्रभाव के क्षेत्रों के बारे में। ये रहा देखो मराठा सरदारों के प्रभाव का क्षेत्र है। तो साथियों आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ग्वालियर के ऊपर किसका अधिकार था? सिंधिया का अधिकार हुआ करता था। पूना पर पेशवा का, बड़ौदा पर बात करें तो गायकवाड़ का था साथियों, और नागपुर पर भोसले का था, और इंदौर पर था वो होलकर का था। ये मराठा सरदार थे जिनका प्रभाव इन क्षेत्रों पर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं साथियों आंगल मराठा युद्ध के बारे में। आंगल मराठा युद्ध है, ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो होता है वो 1775 से लेकर 1782 तक देखने को मिलेगा। दूसरा होता है वो 1803 से 1805 तक देखने को मिलेगा। और तीसरा जो होता है साथियों 1817 से लेकर 1818 तक होता है। ये आंगल मराठा युद्ध थे साथियों। अब बात करते हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक से नाम आ जाता है प्रमुख संधियों के बारे में। प्रमुख संधियां देखो कौन कौन सी किस किस के मध्य होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। तो सबसे पहले पुरंदर की संधि। पुरंदर की जो संधि है वो 1665 में होती है साथियों। किस किस के मध्य? जय सिंह और शिवाजी के मध्य होती है। जय सिंह कौन था? मुगल सेनापति जय सिंह हुआ करता था, उसके मध्य और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है। सीधा सीधा सवाल पूछेगा आपसे कि जो पुरंदर की संधि है वो कब हुई, या फिर आपसे पूछेगा कि पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। दूसरा बात करें तो संगोला की जो संधि है ये कब होती है? 1750 में होती है। किस किस के मध्य? बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के मध्य होती है संगोला की संधि। कब होती है? 1750 में होती है साथियों। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि आपने देख ली क्या? यहाँ पर तो अपने लिख चुके हैं, ये देखो संगोला भी हो, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है। पुरंदर की सेकंड संधि है साथियों। कौन सी संधि है? पुरंदर की सेकंड संधि है जो 1765 में होती है। 1775 में भी एक संधि होती है जिसका नाम अपन मैं लिखा दूंगा कि सूरत की संधि है, वो यहाँ पर नहीं लिखी गई है, लिख लेना।
ये पुरंदर की संधि सेकंड संधि है, 1775 में होती है, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के मध्य। एक बात और कर लेते हैं, देखो सूरत की संधि, कौन सी संधि साथियों? सूरत की संधि। ये सूरत की संधि होती कब है? ये याद रखना 1775 में होती है, इससे पहले लिखनी चाहिए थी इसको। और ये किस किस के मध्य होती है सूरत की संधि? ये नाम आ जाता है रघुनाथ राव व किसके मध्य? ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, ठीक है, ईस्ट इंडिया EIC के मध्य ये होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कौन सा जाता है? नेक्स्ट संधि आ जाती है बड़गांव की संधि। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बड़गांव की जो संधि है ये 1779 ईस्वी में होती है, किस किस के मध्य? पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के मध्य होती है। दूसरा बात करते हैं सालबाई की संधि। सालबाई की जो संधि है 1782 में होती है साथियों, किस किस के मध्य? पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं बसीन की संधि, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1802 के अंदर से होती है, किस किस के मध्य? बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य होती है। नेक्स्ट बात करते हैं देवगांव की संधि। पहले वाला कौन सा था? बड़गांव था, अब की बार कौन सा है? देवगांव की संधि। देवगांव की संधि होती कब है? ये याद रखना 17 दिसंबर 1803 को होती है। आपका जो दिनेश बोर्ड है वो डेट तक आपको कंप्लीट पूछ लेता है, तो याद रखना ये कब होती है देवगांव की संधि? 17 दिसंबर 1803 में होती है। किस किस के मध्य होती है ये भी याद रखना, ये होती है रघुजी भोसले सेकंड और अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों सुरजी अर्जन गांव की जो संधि है ये 30 दिसंबर 1803 को होती है, किसके मध्य होती है? सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य होती है साथियों। दूसरा बात करते हैं राजापुर घाट की संधि है जो 1805 में होती है, किस किस के मध्य? होलकर और अंग्रेजों के मध्य होती है। नेक्स्ट आता है पूना की संधि। पूना की जो संधि है ये जून 1817 में होती है, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं ग्वालियर की संधि है, ये ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में होती है, किस किस के मध्य? दौलत राव और अंग्रेजों के मध्य होती है। नेक्स्ट आ जाती है मंदसौर की संधि है जो जनवरी 1818 में होती है, किस किस के मध्य होती है? ये होती है साथियों महाराव होलकर और अंग्रेजों के मध्य होती है। तो इन संधियों को थोड़ा सा आप डिटेल में देख लेना साथियों, मैंने आपके लिए मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर तैयार कर दी गई हैं, ठीक है, जिससे आपका एक बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए और बढ़िया तरीके से आपका क्वेश्चन सही हो जाए। वैसे मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना साथियों। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये, अब आता है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सिखों के 10 गुरुओं के बारे में आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रथम गुरु होते हैं, उनका नाम आता है गुरु नानक, जिनका जो शासनकाल है जो है इनका जो है काम है वो 1469 से लेकर 1539 तक चलता है। और गुरु नानक को क्या माना जाता है? सिख धर्म के प्रवर्तक में माने जाते हैं और सिखों के प्रथम गुरु भी हैं और सिख धर्म के संस्थापक भी इनको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है गुरु अंगद। गुरु अंगद के द्वारा क्या किया जाता है साथियों? गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता हैं, ये इनको माना जाता है, ठीक है। फिर आते हैं गुरु अमरदास आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो गुरु रामदास। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर एवं संतोषसर तालाब का निर्माण करवाया गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव है, इनके द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करें तो अकाल तख्त का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। 7वें जो गुरु आते हैं गुरु हरराय आ जाते हैं। फिर 8वें बात करें तो आ जाते हैं गुरु हरकिशन आ जाते हैं। और 9वें बात करें तो गुरु तेग बहादुर आ जाते हैं, जो औरंगजेब के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था साथियों। इनके लिए स्टोरी भी एक देख लेना कभी आपको टाइम मिले तो। नेक्स्ट बात करते हैं और जो अंतिम गुरु हैं सिखों के, जिनका नाम आता है गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम गुरु माने जाते हैं, इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों अपन मुगल साम्राज्य के बारे में। ये रहा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है। मुगल साम्राज्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।